नमस्कार साथियों, वेलकम टू हेलो पीवाईक्यू। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी जेई 2024 के सीबीटी 1 में आए हुए फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस का एक सटीक विश्लेषण। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट फर्स्ट चैनल की प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने हर एक क्वेश्चन के सामने यहाँ पर उसकी शिफ्ट और उसकी डेट मेंशन की हुई है, ताकि आप ये एनालिसिस कर सकें कि कैसे क्वेश्चंस को हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हुए मल्टीपल शिफ्ट में फ्रेम किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि द नंबर ऑफ 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन इज। 220 वोल्ट लाइन है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट है और 176 ओम प्रतिरोध है, किसमें, समानांतर में है। तो कितनी संख्या की, मतलब कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी। हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है कि जिसमें वोल्टेज तो सेम रहे और करंट डिवाइड रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड हैं, यानी कितने रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसका रेटिंग क्या है, 220 वोल्ट। हम कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट। और करंट हमें कितनी मिल रही है, 5 एम्पियर। ठीक है। अब कर वोल्टेज पता है और करंट पता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है। तो यहाँ पर अगर 220 डिवाइड बाई आई करते हैं, आई कितना है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा 44 ओम। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 44 ओम होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर 44 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना, 176, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस का कितना है, 176 रेजिस्टेंस है हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है। तो हम रखते हैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस, मैं आपको यहाँ पर अभी बेसिक से बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं और कैसे एक वन लाइन में आंसर निकालते हैं, उसको भी हम अप्रोच करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट होता है कितना, 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 एन टाइम्स। ठीक है। यहाँ पर हमें R1 R2 R3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 176 प्लस 176 प्लस डॉट 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 एन टाइम। ठीक है। और आर इक्विवेलेंट हमने कितना निकाला, 41/4, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना निकाला, 44 ओम। ठीक। तो यहाँ पर हम रख देंगे 1/44 इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, 1/44 इक्वल्स टू n/176। ठीक है। यानी कि 1/76 कितने टाइम, n टाइम तक। तो यहाँ अगर हम टोटल जोड़ेंगे उनको तो ये आ जाएगा हमारे पास, 44 से 176 कितना टाइम गया, 4 टाइम्स गया। ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें 4 रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है वोल्टेज 220 वोल्ट, करंट 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 44 ओम। जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 176, और इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 44। तो 176 डिवाइड बाय 44 कर देंगे तो कितना आएगा, 4 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द मैग्नेटिक बार लाइन्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट मे नॉट बी ड्रॉन यूजिंग। बार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निम्नलिखित में से किसके उपयोग से नहीं खींचा जा सकता। अगर हम बात करें बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है। जिसमें एक तो पोल होता है नॉर्थ साइड और एक होता है साउथ साइड। ठीक है। तो एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ होता है, किसमें, बार मैग्नेट में। बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खींचने या दिखाने के लिए हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, एन अनदर बार मैग्नेट, अगर हम किसी अन्य बार मैग्नेट मैग्नेट को लेते हैं, अगर एक और बार मैग्नेट को, ये जो एक बार मैग्नेट हमारे पास ऑलरेडी है, और अगर हम एक और बार मैग्नेट लेते हैं, तो अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके दूसरी बार मैग्नेट से आकर्षित और विकर्षित होती है, यानी कि वो अट्रैक्ट होती है या फिर वो रिपल्स होती हैं। ठीक है। डिपेंड करेगा हम किस पोल को किधर साइड रख रहे हैं, किसी अन्य बार मैग्नेट के सापेक्ष में। तो जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर है। ऑप्शन ए मतलब राइट स्टेटमेंट है। ए मैग्नेट कंपास
अगर हम किसी मैग्नेटिक कंपास को देखें, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या है, जो निडल होती है उसमें भी एक बार मैग्नेट लगी हुई होती है, जिससे कि वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि चुंबकीय कंपास यानी कि मैग्नेटिक कंपास जो है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को दिखाता है और इसे घुमा करके बार मैग्नेट की रेखाएँ बनाई जा सकती हैं। ऑप्शन ए स्टेटमेंट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी की अगर बात करते हैं आयरन फिलिंग्स की, तो आयरन फिलिंग्स जो होते हैं यानी कि लोहे की बुरादें, तो लोहे की बुरादें बार मैग्नेट के चारों ओर, जो बार मैग्नेट होती है उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको स्पष्ट रूप से दिखाते हुए दिखा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वे चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आकर के रेखाओं के अनुसार जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, उनके अनुसार क्या है, वो जम जाते हैं, ठीक है? ऐसे, ऐसे वो जम जाते हैं, ठीक? तो यहाँ पर भी जो जो भी आयरन फाइलिंग्स होती है यानी कि लोहे के बुरादे होते हैं, वो यहाँ जम जाते हैं। कैसे? जो कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के जो पैटर्न है उनको इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी के स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन डी जो है यानी वुडन पार्टिकल, ये नहीं होते, क्योंकि जो वुड पार्टिकल होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेट। चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम शिफ्ट में जो मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चंस हैं दोनों फ्रेम हुए थे। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इन सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो कैसे आप एक एग्जामिनर की माइंड को यहाँ पर आप जांच सकते हैं कि अगर कोई भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रही है तो हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको अगर एक तरीके से कॉन्फिडेंस की बारे में बात कहूँ तो आने वाले एग्जाम्स में आप उस सटीकता के साथ यहाँ तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इन सीरीज को फॉलो करते हैं तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी आने वाले एग्जाम्स में फ्रेम किए जाएंगे, उन सभी के लिए आप अपने आप में एक बेहतर कॉन्फिडेंस यहाँ पर एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, इन सीरीज के माध्यम से। देखते हैं चुंबकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो अ मैग्नेट कैन हैव आइदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर आइदर की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि जो भी मैग्नेट होती है उनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी के पास जाएं, तो अ मैग्नेट इज डाइपोल, बिल्कुल मैग्नेट के पास डाइपोलर होते हैं, ठीक है, विद नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि चुंबक क्या है, हमेशा द्विध्रुव होगा, यानी कि डाइपोल होता है, जिसमें एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ मैग्नेट दी हुई है, जो कि मैग्नेट के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, बार मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है। ये इनके कुछ शेप्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट्स के, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच इलेक्ट्रिकल which electrical appliance helps preserve food by maintaining low temperature। कौन सा विद्युत उपकरण कम तापमान बनाए रखकर भोजन को संरक्षित करने में मदद करता है? तो अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की, तो भोजन को संरक्षित करने के लिए उसे ठंडा रखना जरूरी होता है, यानी कि कोल्ड रखना जरूरी होता है, ताकि बैक्टीरिया और फंगस जैसी सूक्ष्म जीवियां यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न बढ़े। तो अगर हम विकल्पों को देखें, तो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या करता है, भोजन को हीट करता है, क्या करता है, हीट करता है, ठंडा नहीं करता है। तो इसका उपयोग खाना जल्दी गर्म करने के लिए होता है, ना कि प्रिजर्व करने के लिए। इलेक्ट्रिक केटली की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक केटली का यूज़ पानी या फिर कोई लिक्विड सब्सटेंस है उसको बॉइलिंग करने के लिए, उसको उबालने के लिए होता है, ठंडा रखने के लिए नहीं। बात करें ऑप्शन सी की, तो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो है वो भोजन को ठंडा रखता है और कम टेम्परेचर बनाए रखता है। टेम्परेचर जो है वो एक तरीके से लो मेंटेन करके रखता है, जिससे कि बैक्टीरिया और फंगस को पनपने से रोकता है, जिससे खाना जो है वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। टोस्टर की अगर बात करें, तो टोस्टर का काम क्या है, ब्रेड को टोस्ट करता है, यानी कि सेक कर गर्म करता है, और कुरकुरा बनाना उसका काम होता है, ठीक। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर राइट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर कॉनकेव मिरर वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड रिलेटिव टू द मिरर। अगर हम बात करें मिरर के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, कॉनकेव मिरर के सापेक्ष में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ रिलेट करता है, कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण की अगर संरचना अगर हम देखें यहाँ पर, तो यह एक गोलाकार कर्व्ड सरफेस होता है। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें
तो यह कर्व सरफेस क्या है कि यह अंदर की ओर झुकी हुई रहती है। अगर हम देखें कि क्या पूछा गया है हमसे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दर्पण दर्पण के सापेक्ष वो कहाँ स्थित होता है, तो ये होता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम देखते हैं कि कोई भी अगर मिरर है जहां पर हम लेफ्ट साइड को क्या है इन फ्रंट मानेंगे, यानी कि यह एक तरीके से लेंस के दर्पण के सामने है। तो दर्पण के सामने जो हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसको हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर मानकर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, दर्पण के सामने क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कह सकते हैं अवतल दर्पण के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो केंद्र है, वक्रता केंद्र, वो दर्पण के सामने ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। If the object is placed beyond the center of curvature in front of a concave mirror, the image formed will be। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने केंद्र यानी कि सेंटर के यानी सामने सेंटर के परे रखा जाए, यानी सेंटर के बियॉन्ड रखा जाए, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, वो कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर हम दर्पण को देखें, कौन सा, कॉनकेव मिरर को, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखी हुई है और ये क्या है, ये कॉनकेव मिरर है। तो ठीक है, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा, ये कहाँ रखा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा हुआ है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी, क्योंकि दर्पण के लेफ्ट साइड में बनने वाली जो इमेज होती है वो कौन सी होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है, वास्तविक बनेगी, छोटी बनेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है, वो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी और एक तरीके से रियल बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टा होगा और डिमिनिस्ड होगा, यानी कि छोटा होगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। एक बात याद रखिए कि मैंने आपको बताया कि इस साइड, दर्पण के इस साइड बनने वाली जो भी इमेज होती है वो कौन सी होती है, वास्तविक होती है। अब छोटा बड़ा डिपेंड करता है कि उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। कुछ 6 पोजीशन होती है इसमें। एक तो होता है कर्वेचर के बियॉन्ड में, एक होता है कर्वेचर पर, एक होता है कर्वेचर और फोकस के बीच में, एक होता है फोकस पर और एक होता है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो इसी ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो दर्पण का प्रतिबिंब, जो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखने पर उसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा, रियल बनेगा और वास्तविक बनेगा। मतलब रियल बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपवर्तनांक के संदर्भ में सही है। तो अगर हम बात करें किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यह मेजर करता है कि कोई माध्यम प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को कितना धीमा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सरल भाषा में समझे अन्य विकल्पों से, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये इंसिडेंट रे है कोई, ये किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करती है, कौन, स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट है, तो उसकी स्पीड कितनी चेंज होती है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, यानी कि उस माध्यम का अपवर्तनांक बताता है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन 1, ये गलत है, क्योंकि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 या 1 से अधिक होता है। ठीक है, निर्वात यानी कि वैक्यूम का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है और कांच का अपवर्तनांक जो है वो लगभग 1.5 के करीब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का अपवर्तनांक लगभग 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33 होता है, जो कि निर्वात यानी कि 1 से अधिक होता है। इसका मतलब होता है कि पानी में प्रकाश की गति निर्वात की तुलना में धीमी होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन इन वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैसे, कि कौन सा कथन है जो अपवर्तनांक के संदर्भ में सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा होगा, कितना, 1.33।
नेक्स्ट देखते हैं अगर ऑप्शन सी की अगर बात करें तो अपवर्तनांक केवल निर्वात में प्रकाश गति पर निर्भर करता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपवर्तनांक जो है वो वैक्यूम और माध्यम दोनों में प्रकाश की गति पर निर्भर करता है कि वैक्यूम में कितनी गति है प्रकाश की, यानी कि स्पीड कितनी है लाइट की, और जो मीडियम हम लेकर चल रहे हैं उसमें लाइट की स्पीड कितनी है, ये दोनों दोनों पर ही डिपेंड करता है। अगर हम ऑप्शन डी की अगर बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अपवर्तनांक जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है, वह उससे इंडिपेंडेंट नहीं होता है। यानी हम कहें तो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, ना कि वो स्वतंत्र रहेगा वेवलेंथ से। तो यही कारण होता है कि अलग अलग रंगों का जो प्रकाश है वो माध्यम से गुजरते समय अलग अलग मुड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, if the resistance in a circuit is increased while the voltage remains constant the current will be, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा रहे हैं और वोल्टेज स्थिर रहे, वोल्टेज को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो धारा का मान क्या होगा। तो I इक्वल्स टू अगर हम V बाई आर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पर अगर हम आर को बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं, आर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि करंट क्या है, घट जाएगी। ठीक, a wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. The resistance of another wire of the same material having length L by 2, यहाँ पर दिया हुआ है जो पदार्थ है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी है L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है A, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम। यदि उस पदार्थ की लंबाई को L बाई 2 कर दिया जाए तो दूसरी तार का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, हम केवल किसको चेंज कर रहे हैं, लेंथ को चेंज कर रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आर प्रोपोर्शनल टू होता है कितना, एल। अगर मैं एल की जो लेंथ है इसको एल बाई टू कर देता हूँ, एल बाई टू कर देता हूँ, तो रेजिस्टेंस भी मुझे क्या मिलेगा, आर बाई टू मिलेगा। यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक जो पहले वाला रेजिस्टेंस है वो उसके हाफ हो रहा है, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 4 ओम यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज, यह माप कि कोई पदार्थ जो है वो आवेशों के प्रवाह को कितना विरोध करता है या फिर कितना प्रतिरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं रजिस्टिविटी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अगर करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, अगर हम कोई भी मटेरियल है उसको, उसका अगर कोई रेजिस्टेंस है, वो कोई मटेरियल रखता है, ठीक है, तो उसकी जो रजिस्टिविटी है उसको यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ अगर अटैच कर देते हैं, ठीक है, लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक प्रकार से जो करंट का फ्लो है उसका विरोध करेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस रजिस्टर में क्या है कि कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो कि करंट के फ्लो को एक तरीके से उनका अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस कह सकते हैं। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, क्या दिया हुआ है हमें कि कोई पदार्थ है, यानी पदार्थ जो है वो आवेशों के प्रवाह को कितना प्रतिरोध करेगा, तो उसे हम उसकी रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी, यानी कौन से मटेरियल का ये जो प्रतिरोध है वो बना हुआ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस अलग चीज़ है और रेजिस्टिविटी अलग चीज़ है। रेजिस्टेंस तो हम एक जो हमारे पास एक ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दिया हुआ क्या है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ये उसकी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा, किस पर, रो पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या होता है, यह वह अंतर होता है, यानी कि विभवांतर वह अंतर होता है जो कि दो बिंदुओं के बीच होता है, जिससे क्या है, धारा प्रवाहित होती है, करंट का फ्लो होता है। ठीक, अगर हम बात करें करंट की, तो करंट क्या होता है, आवेशों का प्रवाह, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है,
और ऑप्शन डी क्या होता है, पावर जनरेशन, पावर जनरेटेड। तो ये क्या होता है, पावर वह ऊर्जा होती है जो किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में उत्पन्न होती है और यह एक तरीके से रजिस्टिविटी से अलग होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ कॉन्वेक्स मिरर द प्रिंसिपल फोकस इज लोकेटेड। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है, कहाँ स्थित होता है? तो आप देख रहे होंगे कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम किसकी, ऑप्शन के हिसाब से, तो एट द पोल ऑफ द मिरर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो पोल है, ध्रुव जो है, वो ध्रुव वह बिंदु होता है जहाँ दर्पण की सतह और केंद्र की रेखा मिलती है, दर्पण की सतह और केंद्र की रेखा मिलती है। लेकिन मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस ध्रुव पर नहीं होता है। अगर बात करें दर्पण के पीछे तो यह सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या आप देख रहे होंगे, ये क्या है, फोकल पॉइंट है। ठीक है, मुख्य फोकस होता है, यह दर्पण के पीछे स्थित होता है। यहाँ पर क्या है, जो लाइट रेज है वो दर्पण पर यानी मिरर पर परावर्तित होती हैं और वह पीछे एक बिंदु पर मिलती हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बिहाइंड द मिरर। किसकी, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कॉमनली यूज्ड टू मेजर हाउस होल्ड एनर्जी कंजप्शन। गृह ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की कौन सी इकाई उपयोग की जाती है? तो कौन सी करते हैं, ये करते हैं किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, अगर हम किलोवाट आवर को अ, तो क्या लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, जो घरों में बिजली की खपत होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एनर्जी का कंजप्शन होता है, उसे हम यूनिट में भी माप सकते हैं। अगर हम बात करें किसी गृह ऊर्जा खपत यानी कि होम एनर्जी कंजप्शन को मापने के लिए आमतौर पर क्या है, किलोवाट आवर यानी KWH का यूज़ किया जाता है। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 किलोवाट की जो पावर है वो हम 1 घंटे तक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यह जो यूनिट होती है वो घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिलों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। एम्पियर, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एम्पियर की अगर बात करते हैं तो एम्पियर करंट की यूनिट है, न कि पावर की। जूल्स की अगर बात करें तो जूल्स क्या है, एक तरीके से ऊर्जा की इकाई है, किसकी, एनर्जी की यूनिट है, ऊर्जा की इकाई। लेकिन घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर हम किलोवाट आवर का यूज़ करते हैं। होने को तो ये भी एक ऊर्जा की इकाई है, लेकिन क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं किसको मापने के लिए, जो भी एनर्जी कंजप्शन होता है हमारे घरों में। बात करें अगर वॉट की, तो वॉट क्या है, एक तरीके से पावर की यूनिट है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक देख सकते हैं कि ये वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एम्पियर करंट और वॉट, इन तीनों का कैसे आप यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या होता है, वोल्टेज के फॉर्म में होता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो वोल्ट होता है एक एज ए फोर्स होता है, जो कि क्या करता है, एक तरीके से करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ लगा होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, आप केवल इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि कैसे वोल्टेज जो है, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाया हुआ है कैसे वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट और वॉट यहाँ दिए हुए हैं। तो जो ओम है यानी कि रेजिस्टेंस है, वो इस जो करंट है इसका विरोध करेगा यानी अपोज करेगा। ठीक है, जब अपोज करने के बाद में जो करंट निकलेगी वो करंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये करंट जब किसी भी डिवाइस में पहुँचेगी, मान लीजिए कोई फैन लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो करंट आ रही है और जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उस वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर उसकी पावर को मेजर कर सकते हैं, P=VI से। ठीक है, कि इतनी हम ऊर्जा की खपत कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, यानी रेजिस्टेंस जो है उसको अगर हमने डबल कर दिया, वाइल द करंट रिमेन्स द सेम, करंट को हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं। ठीक है, हाउ विल द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम चेंज। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए जबकि धारा समान बनी रहे, तो प्रति यूनिट समय में उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो कैसे बदलेगी। हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा जो है उसका उत्पन्न होना ओम के लॉ के आधार पर होता है। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, H होता है कितना, I²RT। ठीक है, कितना होता है, H होता है I²RT। तो यहाँ पर H क्या है, H है उत्पन्न होने वाली ऊष्मा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, I क्या है, करंट, R रेजिस्टेंस और T कितना है, टाइम। तो यहाँ पर हमें यह मानकर चलना है कि धारा I समान बनी रहे और
प्रतिरोध जो है वो दुगना हो जाए। तो धारा क्या है, एक तरीके से समान बनी हुई है, और रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये डबल हो रहा है, दुगना हो रहा है। अब चूंकि करंट सेम है और रेजिस्टेंस दुगना होने पर जो उत्पन्न होने वाली जो हीट है वो भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो फिर क्या करेगा, डिपेंड करेगा किस पर, डायरेक्टली आर पर, एज प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस हीट भी क्या है, डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो वो ऑप्शन डी देखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि इट विल डबल, ठीक है, कि यह दुगना हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डज द इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वृत्त के केंद्र पर रखा जाता है तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी। तो इमेज अगर आप देखें यहाँ पर, ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वस्तु को रख रहे हैं किस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ये कॉन्केव मिरर के सामने अगर वस्तु को रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, ठीक है, ये इमेज है बनेगी। और वस्तु की जो लंबाई है बिल्कुल सेम होगी। क्या होगा इसका, अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की, तो यह वस्तु के बिल्कुल आकार के बराबर होगी, जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उसके आकार के बराबर होगी। यह उल्टी बनाई देगी, यह उल्टी बनेगी, ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड बनेगी। और एक तरीके से ये वास्तविक होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो दर्पण होता है उसके लेफ्ट में बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा रियल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है किसमें, अवतल दर्पण के वृत्त के केंद्र पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनेगी वो बनेगी वृत्त के केंद्र पर, यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। आप प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकल लंबाई कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कोई कॉन्केव मिरर है, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ हमें अगर मेजर करना चाहें तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कैसी कि जो मिरर होगा, मिरर और उसके द्वारा जो बने हुए जो दूर स्थित वस्तु का जो इमेज होगा उसके बीच की दूरी को हम मेजर करेंगे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या बनेगी, ये क्या निकल करके आएगी, ये फोकल लेंथ निकल कर आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें फोकल लेंथ और कर्वेचर के बारे में, ठीक है, जो एफ क्या होता है, एफ जो वक्रता त्रिज्या होती है आर, उसका हाफ होता है, ठीक है, कौन, फोकल लेंथ, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन्स what happens to the resistance of most conductors as their temperature increases। अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ने पर उनके प्रतिरोध का क्या होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी टेम्परेचर पर एट एनी रेजिस्टेंस इफ, अगर हम मेजर करना चाहते हैं कोई रेजिस्टेंस, तो वो क्या होता है, आर टी स्क्वल्स टू होता है आर नॉट 1 + अल्फा टी, ठीक है। यहाँ पर अल्फा क्या है, एक तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और टी क्या है, एक टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि किसी भी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर पर। तो जैसे से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख सकते हैं टेम्परेचर के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के संदर्भ में, तो यहाँ पर आर बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, a copper wire has a resistance of 10 ohm if it is replaced with a wire of the same material and length but twice the cross sectional area, its resistance will be। तो अगर जो तार है, कोई तांबे का तार है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R = 10 ओम, ठीक है। यदि इसे समान सामग्री यानी कि सेम मटेरियल है और लंबाई के तार से बदला जाए, लेकिन इसका जो अनुप्रस्थ काट यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको अगर 2 गुना कर देते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस की अगर हम फॉर्मूला देखें किसके, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के संदर्भ में, तो ρl/a होता है, ρl/a होता है। यहाँ पर हमें लेंथ सेम दी हुई है, रजिस्टिविटी बदलेगी नहीं क्योंकि सेम मटेरियल है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा किस पर, इस क्षेत्रफल पर, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो एक कह सकते हैं हम कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। तो यहाँ पर अगर हम इसको दुगना कर रहे हैं किसको, ए को, तो इसको दुगना करने पर हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 10 ओम रजिस्टर हमें दिया हुआ है, ये इसका हाफ कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू आयरन फाइलिंग्स
ठीक आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न अराउंड ए बार मैग्नेट। लोहे के बुरादे बार चुंबक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होते हैं? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बार मैग्नेट दी हुई है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है और यहाँ पर जो छोटे-छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? लोहे के बुरादे हैं, आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि लोहे के बुरादे यानी कि आयरन फिलिंग्स बार मैग्नेट के चारों ओर एक पैटर्न में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस प्रकार से उनका पैटर्न होता है क्योंकि चुंबक के पास एक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है और यह मैग्नेटिक फील्ड लोहे के बुरादों को अट्रैक्ट करता है जिससे कि वे क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि उसका जो फील्ड होता है उसके अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए की, वे भारी होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सही नहीं है। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसमें, बार मैग्नेट में, उसी की वजह से क्या है, उनका ऐसा पैटर्न बन जाता है। ठीक है, कह सकते हैं हम कि जब लोहे के बुरादे बार चुंबक के पास रखे जाते हैं तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उन्हें अट्रैक्ट करता है और वे इस फील्ड के अकॉर्डिंग एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। In which direction does the force act on a conductor placed in a magnetic field in an electric motor? विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में रखे कंडक्टर पर बल किस दिशा में कार्य करता है? तो अगर हम देखें कोई भी विद्युत, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमें क्या डिटरमाइन करना है, फोर्स की डायरेक्शन, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब एक कंडक्टर कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें करंट फ्लो होती है तो उस पर फोर्स कार्य करता है, ठीक है, ये देख रहे होंगे, ये फोर्स कार्य कर रहा है। तो इस बल की दिशा को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दिखा सकते हैं। ये क्या है, लेफ्ट हैंड रूल है, किसका, फ्लेमिंग का, ठीक है। तो हमारा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम उसे समझ सकते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग कंडक्टर पर कार्य करने वाला बल जो होता है वो हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होगा, यानी कि ये लंबवत, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी और करंट क्या है आई, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैसे कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बात कर रहे हैं हम कहाँ, किसकी, विद्युत मोटर की। और अगर हम बात करें कि हमें अगर कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा नियम लेना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लेना है या राइट हैंड लेना है, तो आप एक ट्रिक याद रखिए, एम जी, ठीक है। एम जी का मतलब होता है महात्मा गांधी, नहीं, मोटर और जनरेटर। मोटर किधर की साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। और जनरेटर किधर साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर राइट हैंड रूल लगेगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर होगा कि परपेंडिकुलर टू द बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कौन, जो एक जो बल की दिशा होती है वो, ठीक, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट प्लॉट फॉर अ कंडक्टिंग वायर इज अ स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ दिस लाइन गिव्स अस, यानी एक चालक तार के लिए वोल्टेज बनाम धारा का ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। यह रेखा का ढलान हमें क्या देता है? तो अगर आप कोई भी अगर आप वोल्टेज और करंट में एक ड्रॉ करते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम एक चालक तार के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं तो यह एक सीधी रेखा बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि तार का जो रेजिस्टेंस है वो स्थिर है और ओम का नियम यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर हमें मिलता है। यहाँ पर इसमें क्या है, ग्राफ की जो स्लोप है, ग्राफ का जो ढलान होता है वो V अपॉन आई के अनुपात में होता है, ठीक है, जो कि तार का क्या है, ये रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, हमें क्या देखना है, स्लोप देखना है ना, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ये गलत है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है उस ग्राफ के स्लोप को, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर उस ग्राफ के स्लोप को दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ थ्री रजिस्टर ऑफ 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड है समानांतर, यानी कि पैरेलल में
पैरेलल में वो जुड़े हुए हैं। कौन? 6 ओम के रजिस्टर, 3 ओम और 2 ओम के रजिस्टर, 6 3 2। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो 6 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6/6 यानी कि 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1 ओम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। According to the experimental results, when does the magnitude of the force on a current carrying conductor in a magnetic field become the highest? प्रायोगिक परिणामों के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड में जो धारा ले जाने वाले चालक पर बल का परिमाण कब सबसे अधिक होगा? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में करंट ले जाने वाले करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नीट्यूड होता है किसका? फोर्स का। वो इस पर डिपेंड करता है कि करंट करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा कि जो बल की दिशा और परिमाण है उसको निर्धारित किया जाता है। तो जब करंट मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत होती है, कौन? करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के अगर लंबवत होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, तो परिणाम क्या होगा? वो सबसे अधिक होगा, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, जो करंट है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो कोण है, एंगल, वो कितना हो जाए? वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके अलावा अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कोण यानी एंगल अगर कम या अधिक होता है तो फोर्स का परिमाण जो है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन के अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए के पास जाएं कि व्हेन द करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल यहाँ राइट आंसर होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कौन? करंट, तो यहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following will cause the greatest increase in power dissipation for a given resistor? निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए प्रतिरोध के लिए बिजली अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि का कारण होता है? तो अगर हम बात करें किसकी? पावर डिसिपेशन की, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर हम हीट की अगर बात करते हैं, हीट के फॉर्म में अगर पावर डिसिपेशन होता है तो वो होता है आई स्क्वायर आर। ये क्या होता है? एक तरीके से ये हीट होती है। यहाँ पर क्या है? वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमें लेना है, तो पी स्क्वस्ट होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। कैसे आया ये? पी स्क्वस्ट होता है वी आई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू अगर हम क्या रखना चाहें, आई इक्वल्स टू अगर हम वी अपन आर रखते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, कौन सा? ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पी क्या होता है? पावर, वी वोल्टेज और आर रेजिस्टेंस होता है। इससे यह साफ होता है कि पावर वोल्टेज के वर्ग के, जो पावर है वो वोल्टेज के स्क्वायर के और प्रतिरोध आर के अनुपात में बढ़ती है। इसका मतलब होता है कि वोल्टेज को अगर हम दुगना कर देते हैं तो पावर में अधिकतम वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पावर में क्या है? मैक्सिमम इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वोल्टेज के वर्ग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो डबलिंग द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध में वोल्टेज को दुगना करने पर क्या है, जो वो सबसे ज़्यादा वृद्धि का कारण होगी। ठीक है, वोल्टेज में अगर हम यानी वोल्टेज को अगर हम दुगना कर रहे हैं तो ये पावर सबसे ज़्यादा हमें इंक्रीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ ए वायर शेप्ड रजिस्टर इज डबल्ड द रजिस्टिविटी, यदि तार के आकार के प्रतिरोध की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगी? हम जानते हैं कि जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, यानी कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, ना कि कोई लेंथ या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो रजिस्टिविटी जो है वो किसी भी तरीके से बदलेगी नहीं। ठीक है, यानी कि वही के वही रहेगी, रिमेन्स द सेम, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टिविटी क्या है? मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, मटेरियल पर, जो कि कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके मामले में लागू होता है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था एम जी, यानी कि ठीक है, ये होता है मोटर और ये होता है जनरेटर। लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड रूल और राइट साइड में राइट हैंड रूल। यहाँ पर बात की हुई है किसकी? राइट हैंड रूल की। तो यहाँ पर किसके लिए होगा? जनरेटर के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लेमिंग के और अन्य नियमों, मतलब और जो ऑप्शंस हैं, तो मोटर जो हैं, मोटर किसके लिए? मोटर में कौन सा नियम लागू होता है? वो होता है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है,
और यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और मोशन है, वो तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। जहाँ पर फोर फिंगर फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर की जो दिशा है उसको दिखाता है कौन, मिडिल फिंगर। ठीक है, तो फोर फिंगर क्या दिखाएगा, फोर फिंगर मोशन को दिखाएगा, किसमें, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल। ठीक, किसमें, जनरेटर में, क्योंकि यहाँ पर किसकी और बात हो रही है, राइट हैंड रूल की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज व्हाट डज द थंब रिप्रेजेंट इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल है ये किस में मेजर करते हैं, जनरेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेटर के लिए कंसिडर होता है इसमें कौन सा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो करंट और फील्ड के रेस्पेक्ट में जो मोशन होगा, वो करंट और फील्ड के रेस्पेक्ट मोशन जो होगा वो 90 डिग्री पर होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, फील्ड के और करंट के। ठीक है, और इसमें जो थंब होगा, ये थंब क्या है, मोशन की डायरेक्शन को दिखाएगा, किसमें, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी गति की दिशा। ठीक, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है रेस्पेक्टिवली यहाँ पर आपको गिवन है, शो किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रभाव के आधार पर संचालित होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर, जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर, ये तीनों कहीं ना कहीं एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ट्रांसफार्मर में ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है, जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, और इलेक्ट्रिक मोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रिक आयरन ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव के आधार पर संचालित होता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होता है, कौन, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर काम करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट आयरन के तार से होकर गुजरती है तो यह गर्म हो जाता है और कपड़ों को इस्त्री करने के लिए इसका यूज होता है, किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, What is the shape of the magnetic field lines inside a solenoid? सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसे होता है। जैसा कि हमने बताया था कि सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड एक लंबी घुंघराले तारों वाली यानी कि कॉइल होती है, जिस पर जब करंट प्रवाहित होती है, यानी करंट हम अगर इसमें फ्लो करवाते हैं तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक विशेष पैटर्न में होती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, कोई सोलेनॉइड है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जो कि सीधा और समानांतर होगा, किसके, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम सीधी होती हैं और यूनिफॉर्म होती है, समानांतर होती हैं। ये जो लाइंस होती हैं ये कॉइल के अंदर एक स्टेबल यानी स्थिर और समान दिशा में होती हैं, जैसे कि एक साधारण चुंबक के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्ट्रेट एंड पैरेलल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सीरीज सर्किट इफ वन ऑफ द रजिस्टर्स इज रिमूव्ड और ब्रोकन द करंट इन द सर्किट विल। अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो ये कुछ रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगाए हुए हैं और यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स है वो यहाँ पर फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस वोल्टेज सोर्स के कारण जो करंट होगा वो करंट आई होगा। अगर मान लीजिए मैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता हूँ, या इस रेजिस्टेंस को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को मैंने हटा दिया, तो मेरे पास क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है केवल 2 रेजिस्टेंस ही बच गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो करंट इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगी वही करंट इससे होकर गुजरेगी और वही करंट इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरती। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से होकर गुजरती। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मैंने इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया और ओपन सर्किट होने के कारण क्या है, करंट आगे नहीं जा पाएगी। तो यहाँ करंट क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी यहाँ पर 0। ठीक है, तो करंट 0 हो जाएगी, यानी कि बिकम 0। कोई भी एक रेजिस्टेंस को अगर आप हटा देते हैं तो सर्किट ओपन सर्किट हो जाता है, यानी खुला हुआ सर्किट बन जाता है। और तो यह क्यों बन जाता है, क्योंकि वहां पर क्या है, करंट 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया हुआ है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इक्विलिब्रियम। तो संतुलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर देयर इज नो टेंडेंसी फॉर एनी चेंज, यानी कि किसी भी चेंज, कोई भी बदलाव उसमें नहीं होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस में रहेगी। भाई बैलेंस में रहने का मेन पर्पस क्या है कि दोनों तरफ क्या है, सेम हो, कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का जो मेजरमेंट है वो एकदम सटीक होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी के जैसा होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि तभी तो वो बैलेंसिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या कहता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि जहाँ किसी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती। संतुलन वह स्थिति होती है जहाँ पर किसी भी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कि सब कुछ स्थिर होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्केव मिरर कैन form a real inverted and magnified image when the object is placed। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और बड़ी हुई छवि वाला बन सकता है जब उस वस्तु को कहाँ रखते हैं। तो उस वस्तु को अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो जैसे कोई ये कॉन्केव मिरर है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, फोकस है। हमें क्या देखना है कि अवतल दर्पण में क्या है, वास्तविक होना चाहिए, यानी कि जो इमेज है वो अवतल दर्पण के वास्तविक के लिए क्या है, किधर बनेगी। 1 सेकंड गाइस, मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये कॉन्केव मिरर है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है, फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वस्तु की वास्तविकता की अगर बात करें, यानी इमेज के वास्तविकता की बात करें, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, कहाँ रखते हैं, उल्टा बननी चाहिए, उल्टा होनी चाहिए, जो वस्तु की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी होनी चाहिए और एनलार्ज होनी चाहिए। तो अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखते हैं, तो क्या है, वस्तु में बड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, बड़ी बनेगी और एक तरीके से उल्टी बनेगी और लेफ्ट हैंड साइड बनेगी, यानी वास्तविक बनेगी। ठीक है, वास्तविक, उल्टी और बड़ी हुई छवि दिखाई देगी कब, जब वस्तु को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, which law of refraction states that light bends due to a change in a speed when passing from the one medium to another medium। देखिए आप, स्पीड, लाइट की स्पीड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता है। ठीक है, तो अपवर्तन का कौन सा नियम बताता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण मुड़ जाता है। तो ये कौन सा नियम है, ये है स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है कि स्नेल का नियम अपवर्तन के बारे में एक महत्वपूर्ण नियम है। किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जो कि यह बताता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह नियम यह बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, तो उसकी स्पीड में चेंज के कारण प्रकाश की जो दिशा है वो बदल जाती है, स्पीड में चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाइट की डेंसिटी क्या है, अलग है। यहाँ पर क्या है, लाइट जिस स्पीड से जा रही है वो इस स्पीड से यहाँ पर एकदम हट जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से उसका जो परिवर्तन होगा गति में, वो एक तरीके प्रकाश की दिशा को भी बदल देगा। ठीक है, इसे क्या कहा गया है, अपवर्तन कहा गया है, रिफ्रैक्शन कहा गया है। तो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति में बदलाव होता है और इसका असर उसकी दिशा पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, डायरेक्शन पर पड़ता है। इस नियम के अकॉर्डिंग हम इसे इस फॉर्मूला के अनुसार हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जहां पर n1 sin थीटा इक्वल्स θ1 इक्वल्स टू n2 sin θ2। तो θ1 और θ2 आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एंगल है किसका, लाइट का, रेफरेंस एक्सिस के सापेक्ष। और अगर हम बात करें किसकी, n1 और n2 की, तो ये फर्स्ट और सेकंड मीडियम के अपवर्तनांक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, हाइगेंस का सिद्धांत, तो ये क्या कहता है, हाइगेंस का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक बिंदु पर स्थित हानिकारक तरंगे एक नई तरंग का स्रोत बनती हैं। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर स्थित जो भी तरंगें होती है वो एक तरीके से नई स्रोत, यानी कि एक तरीके से हाइगेंस का सिद्धांत जो है वो तरंग के सिद्धांत से रिलेट करता है। ठीक है, बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यह बताता है कि परावर्तित प्रकाश का कोण, यानी कि हमारे पास अगर कोई रेज है जो किसी सरफेस पर आपतित हो रही हैं, तो ये इनके बीच में, यानी कि जो कोण बन रहा है, यानी उस परावर्तित प्रकाश का कोण जो इमेज बन रही है उसकी सरफेस से प्रवेश कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन का नियम हमें बताता है। फर्मेट का सिद्धांत अगर ये बताता है कि फर्मेट का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश सबसे तेज रास्ते का अनुसरण करता है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता रो क्या है। तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, बिल्कुल गलत बात है। द अमाउंट ऑफ करंट अ मटेरियल कैन वेरी, गलत। द सेम एज इट्स रेजिस्टेंस, यानी कि इसके प्रतिरोध के समान होता है, नहीं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कोई ऐसा वो नहीं है कि जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टिविटी होगी, ये गलत है। अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली और मटेरियल अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर बात किसकी हुई है, मटेरियल की। तो मटेरियल क्या है, रेजिस्टिविटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी कि हर एक अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी, तो वह यही मेजर करता है कि कोई पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को कितनी दृढ़ता से उसका विरोध कर सकता है, ये उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सा कितना होगा। तो ये क्या होगा, अभी हमने देखा था कि यह सभी जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर सेम होगा। सोलेनॉइड क्या होता है, एक कॉइल होती है, अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, हमेशा हर एक जगह बिल्कुल एकदम सेम रहेगा और यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। जो कि 2-3 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। सोलेनॉइड क्या होती है, एक लंबी कॉइल होती है जिसे बहुत सारे हम लूप्स में लपेटा जाता है, ठीक है। और जब उसमें करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो यह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग सभी बिंदुओं पर समान होता है, खासकर इसके अंदर के केंद्र से लेकर के किनारे तक। इसका कारण यह है कि सोलेनॉइड के अंदर उत्पन्न होने वाला मैग्नेटिक फील्ड नियमित यानी एकदम कंटिन्यूअस होता है और सुसंगत होता है। तो यह एक क्या है, समान दिशा में फैलता है और इसके अंदर फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग समान होती है जब तक कि आप सोलेनॉइड के किनारे तक न पहुंच जाएं, ठीक है। ये क्या है, किनारे होते हैं, ठीक। तो यहां पर ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वाई डू स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। यानी कि पृथ्वी से देखने पर तारे ट्विंकल क्यों दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो अपवर्तन का नियम क्या कहता है, जब हम पृथ्वी के सारे तारों को देखते हैं तो हमें क्या है, ये ट्विंकल ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण होता है कि वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर होता है उसका अपवर्तन, ठीक है। कई सारे एटमॉस्फेयर में जो भी डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है एटमॉस्फेयर में। इस कारण क्या है कि प्रकाश जब भी किसी भी मीडियम से गुजरता है तो वह अपने जो रास्ते से क्या भटक जाता है, ठीक है। और जब कोई रास्ते से थोड़ा विचलित होता है तो हमें क्या है, तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर ए की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा के पार्टिकल्स, हवा जो है उसके अलग अलग डेंसिटी के कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती है। इसके कारण क्या होता है, तारे का जो लाइट है, तारे की लाइट, स्टार्स की लाइट एक पल में ज्यादा चमकता हुआ और दूसरे पल में हल्का दिखाई देता है, जिससे वह ट्विंकल ट्विंकल करता हुआ महसूस होता है। और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इसलिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो चेंज होता है यह हवा के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के कारण होता है। किसके, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के आधार पर होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बात करें अगर ऑप्शन बी की, डिफ्रेक्शन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का विवर्तन। देखिए, बादलों का विवर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी छोटी आकार की वस्तु के पास से गुजरता है, ठीक है। तो बादल क्या होते हैं, कोई प्रकाश है वो छोटी वस्तु के आकार से गुजरता है तो बादल आमतौर पर तारे के प्रकाश को ब्लॉक करते हैं, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल होने का कारण नहीं होते हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो रिफ्लेक्शन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में परावर्तन। तो वायुमंडल में परावर्तन क्या होता है कि परावर्तन प्रकाश की दिशा को उलटता है, ठीक है। प्रकाश की दिशा को क्या है, उलट देता है। जैसे कोई प्रकाश यहाँ आ रहा है तो ये सरफेस पर अगर गिर रहा है तो क्या है, परावर्तन यहाँ पर एक तरीके से उसको उसी डायरेक्शन में भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्विंकलिंग जो है वो अपवर्तन के कारण होता है, न कि परावर्तन के कारण। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है कणों द्वारा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। यानी प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश छोटे कणों से टकराता है। जब कोई प्रकाश है अगर वो इससे टकराएगा छोटे कणों से तो एक तरीके से स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम क्या है, स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, प्रकाश का जो बादल जो आकाश है उसका रंग हमें ब्लू, नीला दिखाई देता है, स्काई ब्लू होता है, ठीक है। हालांकि यह जो इफेक्ट होता है वो वायुमंडल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबको समझा ऑप्शंस को, तो यहाँ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द बैंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट
लाइट इज डिस्पर्स्ड। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज द राइट आंसर। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जब कोई भी सफेद प्रकाश की किरण, जैसे कि ये सफेद रेस हैं, ठीक है, जब किसी भी पारदर्शी माध्यम जैसे कि प्रिज्म से गुजरता है, ये प्रिज्म है, तो अगर कोई इससे अगर व्हाइट रेस, व्हाइट लाइट जो है वो गुजरेगी, तो यह विभाजित होकर के रंगों के बैंड में बदल जाता है, रंगों के बैंड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न रंग होते हैं, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। तो जैसा कि हमने हमने ऐसे याद करते हैं कि बे जा नी ह पी ना ला, जिसमें बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, और लाल रंग की वेवलेंथ क्या है? बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसे हम दूर से देख सकते हैं, दूर से विजिबिलिटी लाल रंग की बहुत अच्छी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम अवशोषण की अगर बात करते हैं, तो अवशोषण क्या होता है? जब किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश को पूरी तरह से या आंशिक रूप से सोख लिया जाता है, ठीक है, जिससे वह पदार्थ ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये एक तरीके से एब्सॉर्प्शन की घटना होती है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? यानी अपवर्तन। जो हमने देखा कि अपवर्तन वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से गुजरते समय अपनी दिशा बदल लेता है, ठीक है। तो यह क्या है? प्रकीर्णन का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया नहीं है जो कि रंगों के बैंड को उत्पन्न करती है। और ऑप्शन डी की अगर बात करें परावर्तन की, यानी कि रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन तब होता है जब प्रकाश किसी सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाता है, ठीक है। तो यह भी क्या है? डिस्पर्शन, यानी कि प्रकीर्णन से संबंधित नहीं है, डिस्पर्शन से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ पर बात किसकी की हुई है? सेफ्टी डिवाइस की, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, यानी कि करंट एकदम से बढ़ जाता है, तो उसी ऐसी स्थिति क्या बनती है? तो यह क्या है? जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसे रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक। अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर क्या करता है? इसका यूज जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको संचित करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए होता है, न कि करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? वोल्टेज को स्थिर रखना, वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करना, ठीक है। बात करते हैं रजिस्टर की, तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का उपयोग होता है वो करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है, करंट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो अत्यधिक अगर धारा की अगर करंट एकदम से बढ़ जाए, तो उसके बचाव के लिए रेजिस्टेंस यूज नहीं करते हैं, रेजिस्टेंस यूज नहीं होता, क्योंकि यह क्या है? परिपथ में हमेशा बना हुआ रहता है। कौन? रेजिस्टेंस परिपथ में, सर्किट में हमेशा बना हुआ रहता है, ठीक है। और जो फ्यूज की अगर हमने बात की थी कि फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सेसिव जो करंट होता है उसको प्रवाहित होने पर क्या है? टूट जाता है, और जो सर्किट है उसको ओपन कर देता है, जिससे क्या है? जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सभी का और जो भी हमारे वायर्स हैं उनको नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और जब क्या? जब करंट वो निर्धारित सीमा से, जो कि करंट जो पहले से ऑलरेडी फिक्स्ड है, उससे अगर वो अधिक होती है, तो क्या है? फ्यूज का तार जो है पिघल कर टूट जाता है, क्योंकि हम इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो लेकर के चलते हैं, किसका? फ्यूज का। और बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, यानी कि स्टेप अप और या स्टेप डाउन करना। तो यह क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस नहीं है, बल्कि एक तरीके से वोल्टेज के लिए अप एंड डाउन करने का काम आता है, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्यूज़ हैं उनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कार्ट्रिज फ्यूज़, जैसा कि आपने देखा होगा अपने घरों में जो इन्वर्टर यूज़ होता है वहाँ पर पीछे की साइड एक छोटा सा हल्का सिलेंड्रिकल एक फ्यूज़ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्ट्रिज फ्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। बात कर रहे हैं रिवायरेबल फ्यूज़ की, ये घरों में यूज़ होता है। स्विच फ्यूज़ जो कि आप यहाँ बॉक्स पर देख रहे होंगे। ड्रॉप आउट फ्यूज़ जो हैं ये जीएसएस वगैरह इसमें यूज़ होता है। एमओवी फ्यूज़ और रिसेटेबल पॉलीफ्यूज़ ये क्या है? एमपीसीबी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इनका यूज़ होता है। और ऐसे ही ऑटोमेटिक फोर्स फ्यूजेस होते हैं, और एक्सपल्सन फ्यूज जो कि हाई पावर इंडस्ट्री में इनका यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्गर टाइम, दिस हैपन्स ड्यू टू। तो लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रिक पंखा गर्म हो जाता है, ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है। तो यह क्यों होता है? क्योंकि जो हीटिंग इफेक्ट होता है, क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट I²RT के अकॉर्डिंग, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द फैन, यानी पंखे से प्रवाहित करंट का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उसके कारण क्या है? वो गर्म हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो जब करंट पंखे के तारों से प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा जो है वो गर्मी यानी हीट के रूप में बर्बाद होती है। ठीक है, तो यह जो एनर्जी होती है वो वायर में रुक रुक कर गर्म जो हीट है उसके रूप में परिवर्तित होती रहती है, जिससे क्या है जो पंखा है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, What type of image does a concave lens form when an object is placed at the infinity? तो जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो जब कोई वस्तु कॉन्केव लेंस के सामने अनंत पर रखी जाती है तो यहाँ पर कोई अनंत पर अगर हम वस्तु को रखेंगे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है, ये मुख्य पोल है, ठीक है, मेन पोल। तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो अवतल लेंस क्या है, एक तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है, और सीधा होगा एकदम, ठीक, वर्चुअल इमेज सीधा और बिंदु के आकार का यानी पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट होगा, वर्चुअल, इरेक्टेड यानी सीधा और पॉइंट साइज्ड। ठीक है, यानी अवतल लेंस में जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो लेंस का प्रतिबिंब यानी लेंस का जो इमेज है, ठीक है, लेंस का इमेज, अच्छा, उस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा, सीधा होगा और बिंदु के आकार का होगा। इसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो है वो लेंस के पीछे बनता है। क्या बनता है? लेंस के पीछे बनता है और इसका आकार क्या है? छोटा होगा, पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर विद अ फोकल लेंथ ऑफ 50। अच्छा, एक बार इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस वी यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। दर्पण सूत्र का उपयोग करके जो v है यानी कि इमेज डिस्टेंस, उसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। देखिए, दर्पण का जो फॉर्मूला होता है वो अगर हम उसका यूज़ करें तो इसका जो यूज़ है वो इमेज की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? f क्या है? फोकल लेंथ है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी, जो कि हमेशा क्या होती है? ये एक तरीके से नेगेटिव होती है। मैंने आपको बताया था कि जो वस्तु है वो हमेशा मिरर के सामने रखी हुई होती है और इस डिस्टेंस को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, जो कि अगर 2D में अगर देखें तो यह लेफ्ट हैंड साइड हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर दी गई जानकारी अगर हम यहाँ रखते हैं, यानी फोकल लेंथ कितना है? +15, क्योंकि यह क्या है? उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर हम +15 रखेंगे। ठीक है, 15 और इक्वल्स टू में 1/v, यानी v हमें निकालना है और u की जगह हम क्या रखेंगे? -30, क्योंकि यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ठीक, तो अगर हम इसे हल करते हैं तो 1/15 इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30 और 30 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 2 + 1 यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा और 3/30 यानी 1/10। तो v की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लेंस हैज़ हाउ मेनी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यानी कि एक लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? तो यहाँ पर अगर मुख्य फोकस की अगर बात करें तो एक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। एक तो होता है रियल फोकस और एक होता है वर्चुअल फोकस। तो रियल फोकस यह तब बनता है जब लेंस के द्वारा एक समानांतर प्रकाश की जो किरणें हैं वो लेंस से गुजरने के बाद में एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर मिलती हुई दिखती हैं। ठीक है, ये क्या है? रियल फोकस है, जहाँ पर आपको F1 से यहाँ दिखाया हुआ है। और ये क्या है? ये है इमेजिनरी फोकस यानी कि आभासी फोकस। तो यह तब बनता है जब लेंस के द्वारा एक समानांतर प्रकाश की किरण वास्तविक रूप से मिलती नहीं है, परंतु क्या है? उन्हें एक वर्चुअल फॉर्म में आभासी रूप से एक बिंदु पर मिलते हुए देखा जाता है। ठीक है, तो एक लेंस में मुख्य रूप से 2 फोकस होते हैं। एक तो होता है सकारात्मक जो कि होता है वास्तविक और एक होता है दूसरा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव यानी कि आभासी। तो इन फोकसों का उपयोग क्या है? लेंस की नेचर और फिगर बनाने की जो इमेज बन रही है उसके बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 मुख्य फोकस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रंट फेस ऑफ अ सर्कुलर लूप
ऑफ a wire is the north pole, the direction of current in this phase of the loop will be। तो एक तार के वृत्ताकार लूप का सामने का भाग उत्तरी ध्रुव है और लूप के इस भाग में धारा की दिशा क्या होगी। देखिए, जब हम एक वृत्ताकार लूप में धारा के प्रवाह देखते हैं, यानी कि करंट का फ्लो देखते हैं, तो लूप के प्रत्येक हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, इस मामले में हम देखते हैं, तो यह हम जानने की कोशिश करते हैं कि लूप के सामने के भाग में जो करंट की डायरेक्शन है वो किस दिशा में बहेगी। ठीक है, या ताकि वह क्या है, नॉर्थ पोल क्रिएट कर सके। तो अगर हम बात करें करंट की डायरेक्शन का निर्धारण क्या है, वो राइट हैंड फिंगर रूल से कर सकते हैं। किससे? राइट हैंड फिंगर रूल से करते हैं। ठीक है, यदि यदि आप अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को लूप के साथ घुमाएंगे, ठीक है, तो अंगूठा जो है वो उस दिशा को दिखाएगा जिसमें नॉर्थ पोल हो। किसमें? नॉर्थ पोल हो। ठीक है, कौन सा? अंगूठा। तो इसके अनुसार क्या है, अगर लूप का सामने वाला भाग उत्तरी ध्रुव पर है तो क्या है कि एक तरीके से ये जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी। ठीक है, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें और क्लियरली, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा उत्तरी ध्रुव की तरफ होगी और इसके लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ होगी और इसके लिए क्या है, जो करंट है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये रहा हमारा आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन से फिजिक्स के, उन सभी क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर संपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ इनका डिस्कशन किया। दोनों पार्ट आपको इस प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल पर। तो ऐसे ही 100% क्वालिटी कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।